हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में 3rd सेमेस्टर में, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उस सब्जेक्ट के यूनिट 1 में ये टॉपिक जो है आप लोगों से पूछा जाता है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमको देखना है। द स्कूल करिकुलम कंसिस्ट ऑफ बोथ अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़, यानी कि एक स्कूल करिकुलम में जो है अकेडमिक एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं एंड नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं। द अकेडमिक एक्टिविटीज़ कवर वेरियस थ्योरेटिकल डिसिप्लिन्स, यानी कि जो अकेडमिक एक्टिविटीज़ हम कहते हैं वहाँ पे थ्योरेटिकल डिसिप्लिन्स यानी जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते हैं वो अकेडमिक एक्टिविटीज़ में उनके आता है। वाइल नॉन अकेडमिक इंक्लूड स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट्स, प्रेयर मीटिंग्स, डिसिप्लिन, मोरल एजुकेशन एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड, यानी कि जो नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं वहाँ पे जो आपका खेल कूद है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स है, ये सारी चीज़ें नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं। It is assumed that the all-round development of a child will take place by organizing these activities, यानी कि ऐसा माना जाता है कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो तभी अच्छी तरीके से हो सकता है जब हम एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों ही एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किसी इंस्टीट्यूशन में करते हैं, तभी बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो होता है। एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड विथ फुल सीरियसनेस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस में दोनों ही एक्टिविटीज़ यानी कि एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों ही एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। बट व्हेन द क्वेश्चन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ कम्स अप, यानी कि जब इन एक्टिविटीज़ का इवैल्यूएशन करने का समय आता है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बाय अ टीचर इज़ गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उस पे ही टीचरों के द्वारा ध्यान दिया जाता है और उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। While the evaluation of non-academic activities is not given enough attention, यानी कि जो नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता। Therefore, to overcome this problem, the new technique of assessment, continuous and comprehensive assessment was used. इस जो प्रॉब्लम है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान दिया जाता है और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के आकलन पर या उनके मूल्यांकन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस समस्या का समाधान इस तरीके से निकाला गया कि एक न्यू टेक्निक लाई गई असेसमेंट की, जिसको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहा जाता है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूस असेसमेंट इज़ कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निरंतर चलते रहता है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, जो कंप्लीट हो, अपने आप में कुछ चीज़ छूटे ना, किसी चीज़ को जब हम कंप्लीट पूरी तरीके से कवर करते हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। तो यानी कि निरंतर जो आकलन की प्रक्रिया चले और कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि सभी चीज़ों का आकलन हम कर पाएँ, ऐसे आकलन करने को कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहा जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी कि कंटिन्यूस असेसमेंट का क्या अर्थ होता है। द कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी कि जब हम किसी भी बच्चे का आकलन लगातार करते रहते हैं, कोई टीचर जो है किसी बच्चे को लगातार असेस कर रहा है, उसी को ही कंटिन्यूस असेसमेंट बोलेंगे। टीचर्स पीरियोडिकली इवैल्यूएट स्टूडेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, यानी कि टीचर्स जो हैं समय समय पर अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों का
आकलन जो है वो करते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, चाहे वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आकलन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस वो कंडक्ट करवा सकते हैं, और इसी तरह के अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए निरंतर जब हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं उसी को कंटिन्यूअस असेसमेंट कहा जाता है। The main objective of this type of assessment is to find out the attainment of learning levels of children and help them to learn better। यानी कि इस प्रकार का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम पता लगा सकें कि बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है, कि चीज़ें उसे समझ में आ रही है या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, या थोड़ी बहुत आ रही है, जल्दी से बच्चा समझ ले रहा है, या उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कुछ चीज़ समझने में। तो एक लर्निंग लेवल जो है बच्चे का वो हम पता लगा सकते हैं और उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो और बेहतर तरीके से किस प्रकार से चीज़ों को सीख सके और समझ सके। तो यही होता है हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसका डेफिनेशन हमको देखना है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट, और ये डेफिनेशन दी गई है रोहित धनकर के द्वारा। सो अकॉर्डिंग टू रोहित धनकर, at the conceptual level when we talk about continuous assessment, यानी कि जब हम conceptual level पे continuous assessment की बात करते हैं, so it is assumed that there will be no duration, यानी कि ऐसा माना गया है कि यहाँ पे कोई fixed time नहीं होता कि इस समय ही बच्चों का आकलन करना है या इतने समय बाद करना है। and secondly there will be no compulsion to assess the चिल्ड्रन साइमल्टेनियसली, यानी कि लगातार आपको हर रोज़ हर बच्चे का आकलन करना है, इस प्रकार की बात भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। सम चिल्ड्रन में बी असेस टुडे, यानी कि कुछ बच्चों का आकलन अगर आप आज करते हैं तो सम में बी टुमारो, यानी कि कुछ बच्चों का आप कल कर सकते हैं, या डे आफ्टर टुमारो, यानी कि आप बाद में भी कर सकते हैं। एंड इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स ड्यूरेशन, कोई फिक्स्ड समय नहीं होता या कोई फिक्स्ड गैप नहीं होता कि इतने गैप के बाद ही या इस समय पर ही आकलन करना है। सो दोज हु हैव बीन असेस्ड टुडे कैन ऑल्सो बी अगेन द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कंटिन्यू आप एज अ टीचर अपनी सुविधा के अनुसार जो है बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ रोहित धनकर के द्वारा कही गई कि कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, एंड सेकेंड उनके द्वारा क्या कहा गया कि कंपल्शन नहीं है कि डेली हर बच्चे का आपको आकलन करना है। टीचर अपनी सुविधा अनुसार जब जिस समय जितने बच्चों का आकलन करते बन रहा है शिक्षक को, वैसा आकलन वो कर सकता है। नेक्स्ट हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी कि महत्व क्या होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट का। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है नॉलेज ऑफ लर्निंग लेवल, यानी कि किसी भी बच्चे की हम लर्निंग लेवल का पता लगा सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार से है, चीज़ों को वो कितनी जल्दी ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस प्रकार का जो भी नॉलेज है वो एक टीचर जो है वो गेन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई समस्या हो रही है, चाहे वो थोड़ा डल स्टूडेंट हो, उसको चीज़ों को जल्दी ग्रैब करने में समय लगता हो, चाहे उसको कोई हेल्थ इशू हो, उस हेल्थ इशू की वजह से वो उनका जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है चाहे एकेडमिक या नॉन एकेडमिक उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा हो, या फिर घर में कुछ ऐसी समस्या होगी जिसकी वजह से उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही, तो जो भी प्रॉब्लम एरियाज़ है वो हम आकलन करने के थ्रू पता लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आकलन हम कुछ एग्ज़ाम्स या टेस्ट लेकर ही करें, नॉर्मल जो क्लासरूम एक्टिविटी रहती है उसमें भी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उनके प्रॉब्लम एरिया का भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि अगर हम कुछ बीमार रहते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारा डायग्नोसिस करता है कि क्या समस्या है। अगर सर्दी हो रही है तो सर्दी क्यों हो रही है, पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो इसी प्रकार से बच्चे को अगर कोई समस्या हो रही है एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि ये समस्या क्यों हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग अचीवमेंट, यानी कि हम बच्चे की जो
सीखने की जो प्रक्रिया है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अब अगर हमको उनकी बौद्धिक क्षमता का पता होगा, उनके प्रॉब्लम एरियाज़ का पता होगा, हम सही तरीके से डायग्नोस कर पा रहे हैं कि बच्चे को एक्चुअल में क्या तकलीफ़ है, तो जाहिर सी बात है हम उसका उपाय भी करेंगे, उसकी प्रॉब्लम का हल भी देंगे, उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो इस तरीके से हम उसकी लर्निंग अचीवमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग टीचर्स इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि टीचर को भी इस बात का पता लग सकता है कि हम जो भी टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, बच्चे उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं। टीचर भी इसका पता जो है लगा सकते हैं आकलन करने के द्वारा से। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग यानी कि अगर आपको जो भी समस्या है उसका पता लग गया कि बच्चे को ये समस्या है, उसका हल भी आप उसको दे पाएंगे। अगर बच्चा डल है, आपको लग रहा है चीज़ें जल्दी समझ नहीं पाता, तो आप उसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसका चेकअप करवाने को कहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, घर की कुछ दिक्कत है जो बच्चे के दिमाग में चलते रहती, इसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा, तो वो भी आप उनके पेरेंट्स से शेयर करेंगे। तो या फिर आप भी बच्चे से बात करके उसको मोटिवेट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे उन चीज़ों से, उन परेशानियों से बाहर निकलने में। सो आप एक रेमेडियल टीचिंग जो है दे पाएंगे अगर आप कंटिन्यूस असेसमेंट यानी कि निरंतर आकलन जो है बच्चे का करते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंस हो गया कंटिन्यूस असेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपना खुद का भी आकलन कर सकते हैं। जब टीचर्स उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, तो बच्चा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, स्वयं का वो आकलन करता है और आगे बढ़ता है। हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स, जो भी माता पिता हैं या गार्जियन हैं उनके लिए भी बहुत ही ये हेल्पफुल है, क्योंकि टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं अगर बच्चों को कुछ भी दिक्कत होती है तो। मेकिंग हेल्दी कंपटीशन नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जब हम आकलन करते हैं बच्चों का तो एक हेल्दी कंपटीशन बच्चों में क्रिएट होता है कि हमको इससे बेहतर करना है, या इस बार टीचर ने हमको अप्रिशिएट किया तो हमको आगे और अच्छा करना है, या इस बार हम अच्छा नहीं कर पाए तो आगे हमको और मेहनत करनी है, या किन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके लिए बच्चा भी अवेयर रहता है और रेडी रहता है आगे बढ़ने के लिए। सो एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल जो है क्लासरूम में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर, यानी कि यहाँ पे अननेसेसरी प्रेशर बच्चों पे नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता, फियर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स या टेस्ट लेकर ही आकलन करें हम, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको देखते हुए हम बच्चों का आकलन करते हैं, तो बच्चे प्रेशर फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, किसी प्रकार का डर, चिंता या भय नहीं रहता कि एग्ज़ाम्स के थ्रू ही आकलन होगा तो कहीं हम फेल ना हो जाएं या कम नंबर ना आ जाएं। इस प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं रहता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, एक्टिवनेस इन ऑल सेशन, यानी कि जब बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा या किसी चीज़ का किसी एग्ज़ाम का फियर या भय नहीं रहेगा, तो बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे। सिर्फ उनका पढ़ाई में ही दिमाग नहीं लगे रहेगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो शामिल होंगे, तो उससे उनके अंदर ऊर्जा बने रहेगी, एक्टिवनेस रहेगा और हर सेशन में वो एक्टिवली जो है वर्क अपना कर पाएंगे। सो ये हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन देखे कंटिन्यूस असेसमेंट का, और ये सारे पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का क्या अर्थ होता है। सो a variety of academic and non-academic activities are carried out in the school by the students, यानी कि किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग गतिविधियां जो है वो की जाती हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो। इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट एंड स्किल्स अंडर द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, पर महत्व जो है वो ज़्यादातर विषयों पर दिया जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसी पे ही महत्व ज़्यादा दिया जाता है। वाइल द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अंडर द नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़,
जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो चीज़ें आती है, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, सोशल क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, करेज, ऑनेस्टी, इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इवेल्युएट्स बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। ऐसा आकलन जहाँ पे आप एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी शामिल करें और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी शामिल करें, और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जब आप किसी बच्चे का आकलन करते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की। तो ये डेफिनेशन है रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में जो मेंशन किया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कैसा होना चाहिए। सो इन द असेसमेंट स्कीम ऑल एक्सपीरियंसेस इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड नॉन एकेडमिक फील्ड्स शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि आकलन की जो स्कीम है, जो प्रक्रिया है, उसमें बच्चे का हर एक्सपीरियंस को शामिल करते हुए उसका आकलन करना चाहिए। एकेडमिक डिसिप्लिन्स का भी आप उसका परफॉर्मेंस जो है उसका आकलन करिए, एंड नॉन एकेडमिक फील्ड्स में भी उनका क्या परफॉर्मेंस है, इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हुए ही बच्चे का आकलन करना चाहिए। ऐसा कहा गया रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में। अब नेक्स्ट हमको देखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का क्या महत्व होता है। सो पहला पॉइंट लिखा है असेसमेंट ऑफ इंटरनल क्वालिटी, यानी कि जो इंटरनल क्वालिटीज़ है बच्चे की उसका भी आप आकलन कर सकते हैं। बच्चे को क्या चीज़ पसंद आ रही है, बच्चे को क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है, किस तरफ उसका जो है इंटरेस्ट है, यानी कि उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एकेडमिक में इंटरेस्ट है, डांसिंग, सिंगिंग, या इस तरीके की जो भी उनकी क्वालिटीज़ है उसका पता लगा सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ने में बच्चों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस टू ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि सभी प्रकार की बातों को आप इक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो दे सकते हैं, यानी कि आप एकेडमिक को भी उतना ही महत्व दोगे और आप नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी उतना ही महत्व दोगे। इस प्रकार से हर एक एस्पेक्ट को आप जो है इम्पोर्टेंस देते हुए सभी एस्पेक्ट का आकलन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आप महत्व देंगे। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वैल्यूज़, यानी कि अलग अलग वैल्यूज़ का भी आप डेवलपमेंट बच्चों के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यहाँ पे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी है। नॉन एकेडमिक में आपका कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब आप करवाएंगे तो बच्चों के अंदर आप भाईचारे की वैल्यू जो है डेवलप कर सकते हैं, यानी कि ब्रदरहुड, आप कोऑपरेशन, कोऑपरेटिवनेस, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, यानी कि अच्छी वैल्यूज़ जो है, हम एक वैल्यू एजुकेशन भी इस प्रकार के आकलन के द्वारा बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट आप बच्चों का कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहेगा बच्चा कि सिर्फ उसका किताबी ज्ञान अच्छा है और बाकी चीज़ों में वो बिल्कुल नील है, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। इस प्रकार का नहीं होता। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, यानी कि कंप्लीट, तो यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देंगे और दोनों ही चीज़ों में बच्चे को आगे बढ़ने में आप मदद करेंगे, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो चाहे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो। सो यहाँ पे ये टॉपिक जो है हमारा 50% कंप्लीट होता है। कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में हमने देख लिया, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में हमने चीज़ों को देख लिया। दो या तीन टॉपिक कुछ और बचे हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का, लिमिटेशंस देखने हैं, एंड कुछ एक्टिविटीज़ जो इस असेसमेंट में इंक्लूड होती है वो टॉपिक हमारा देखना बचा है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसे आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए,
और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि इस तरीके के नोट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सकें। सो बचे हुए टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कवर कर दूंगी। सो ये टॉपिक जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।